वेलकम टू संजना क्रिएटिव चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित गबन उपन्यास। दीनदयाल जमींदार के मुखियादार थे और उनकी गांव में बहुत धाक थी। वह मध्यम वर्ग परिवार के हैं, किंतु उनके यहाँ आर्थिक संकट नहीं था। उनके 3 पुत्र और 1 पुत्री जालपा उत्पन्न हुई, लेकिन तीनों भाइयों के मर जाने के उपरांत जालपा अपने घर की अकेली रह गई। ऐसी स्थिति में माता पिता उसकी इच्छाओं को पूर्ण करने में तत्पर रहने लगे। उसके पिता दीनदयाल जब कभी प्रयाग जाते तो जालपा के लिए कोई न कोई आभूषण अवश्य लाते। इस प्रकार जालपा का आभूषणों से प्रेम बाल्यावस्था से ही हो गया था। एक बार बारिश के महीने में झूले पर झूलती हुई गांव की छात्रियों और लड़कियों के मध्य एक बिसाती आ पहुंचा। जालपा ने एक चंद्रहार पसंद करके माता से उसे खरीदने के लिए कहा। माता ने यह कहने पर कि 4 दिन इसका चमक दमक खत्म हो जाएगा। वहां उपस्थित बिसाती ने कहा, 4 दिन में तो बिटिया को असली चंद्रहार मिल जाएगा। जालपा के चंद्रहार प्राप्त करने की लालसा उस समय और भी बलवती हो उठती है जब उसके पिता उसकी माता के लिए चंद्रहार लाते हैं। जालपा हार लेने की इच्छा व्यक्त करती है, लेकिन माता उससे संकेत में कह देती है कि तेरे लिए चंद्रहार ससुराल से आएगा। यह घटना जालपा के हृदय में चंद्रहार प्राप्त करने की लालसा और तीव्र प्रतीक्षा उत्पन्न कर देती है। समय आने पर जालपा का विवाह दयानाथ के पुत्र रमानाथ से होना तय होता है। दयानाथ ईमानदार और सज्जन पुरुष थे। कचहरी के ऊपर की आमदनी की अनेक सुविधाएं रहते हुए भी वह अपने 50 रुपए के वेतन से संतुष्ट थे और किसी से रिश्वत लेना बहुत बुरा समझते थे। परिणामतः वह धन की कमी के कारण रमानाथ को 2 महीने बाद कॉलेज की पढ़ाई छोड़ देनी पड़ी। अपने पुरुषार्थ से पढ़ने की लगन उसमें नहीं थी। वह 2 साल से बेकार बैठा था। अपने मित्रों की चीजें मांग कर आनंद करता और शतरंज खेलने में व्यस्त रहता था। दयानाथ अपने इस निकम्मे बेटे का रिश्ता लेने को विवश कर दिया। दीनदयाल दयानाथ की सज्जनता प्रभु बहुत प्रभावित थे। उन्होंने दयानाथ को 1000 रुपये टीके में दिए। दीनदयाल के टीके को देखकर 50 रुपये में मासिक पाने वाले कचहरी के क्लर्क दयानाथ ने 3000 के गहने बनवा लिए। दयानाथ की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने पर भी ये जेवर ऋण लेकर खरीदे गए थे। बारात बड़ी धूमधाम से चढ़ी, फिर भी चंद्रहार न दिया जा सका। जालपा की चिर संचित चंद्रहार प्राप्त करने की लालसा पर यानी फिर पानी फिर गया और चंद्रहार के अभाव में जालपा एवं सहेलियों के लिए विवाह का कोई आनंद न रह गया। एक सहेली शाहजादी ने जालपा को चंद्रहार प्राप्त करने के लिए पति के सामने मान करने का गुरु मंत्र सिखाया। दीनदयाल ने दयानाथ को विवाह के में जितना रुपए दिया था वह सब नाच तमाशे नेग आदि में खर्च हो गया। अतः धन के अभाव में दयानाथ सरफरा के रुपए न चुका सके। इधर चंद्रहार न मिलने के कारण असंतुष्ट जालपा को संतुष्ट करने के लिए रमानाथ अपने धनवान होने की बड़ी बड़ी डींगे मारने लगा और अपनी हैसियत को बढ़ा चढ़ाकर कहने लगा। 3 महीने बीतने पर एक दिन सर्राफ दयानाथ से अपने रुपए मांगने आया और यह वायदा कराकर ही हटा कि परसों रुपए की अदायगी हो जाएगी। ऋण को चुकाने के लिए दयानाथ जागेश्वरी और रमानाथ में परामर्श हुआ और दयानाथ ने यह निश्चय किया कि जालपा के कुछ गहने सर्राफ को लौटा दिए जाए। परंतु रमानाथ जालपा से गहने मांगने के पक्ष में नहीं था, क्योंकि वह जालपा से पहले ही अपने धनी होने की बात खूब बढ़ा चढ़ाकर कह चुका था और इस प्रकार गहने मांगने से उसकी पोल खुल जाती है। ऐसी स्थिति में दयानाथ द्वारा छल किए जाने का विरोध करने पर भी रमानाथ जालपा के गहनों की चोरी करने की सोचता है। इसके लिए उसने भांग व मिठाई मंगवाई ताकि जालपा को रात्रि में नशे में चूर कर सके। अपनी योजना के अनुसार रमानाथ रात्रि में गहने चुराने का अवसर देखता रहा। जब जालपा प्रेमालाप करके सो गई तब रमानाथ चुपके से उसके गहने की संदूकची लेकर दयानाथ के पास जा पहुंचा। इसी बीच जालपा ने अपने गहनों की चोरी का सपना देखा। रमानाथ के पुनः लौटने पर जालपा के सपने की बात कहते ही वह चिल्ला पड़ा और चोर 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 और फिर सब चिल्ला उठे। जालपा गहने चोरी हो जाने से बहुत दुखी हुई।
उसे गहनों के अतिरिक्त संसार के अन्य किसी वस्तु से प्रेम न था, क्योंकि वह बचपन से ही आभूषण प्रिय परिवार में पली बढ़ी थी। वह खोई सी रहने लगी। आभूषण चोरी की घटना के बाद रमानाथ नौकरी ढूंढने लगा। उसकी मित्रता रमेश बाबू नाम के एक क्लर्क से थी, जिसके सहयोग से रमानाथ को म्यूनिसिपैलिटी में चुंगी की नौकरी मिल गई। उसे 30 रुपया मासिक वेतन मिलता था और इसके अतिरिक्त कुछ ऊपर की आमदनी भी हो जाती थी। पति को नौकरी मिलते ही जालपा का स्वाभिमान जाग उठा और उसे आशा हो गई कि शीघ्र ही उसके नए गहने आ जाएंगे। इसी बीच गहनों की चोरी की घटना सुनकर जालपा की माता ने अपना चंद्रहार उसके पास भेजा, किंतु जालपा के स्वाभिमान ने पति की कमाई से ही गहने लेने को उचित समझकर अपनी माता के दिए हार को लौटा दिया। रमानाथ को अपनी नौकरी की आमदनी देखकर यह विश्वास हो गया कि जालपा के लिए शीघ्र गहने बनवा देगा, परंतु जब उसे जालपा द्वारा सहेलियों को लिखे गए पत्र से पता चला कि उसकी पत्नी गहनों के लिए बहुत व्याकुल है, तो उसने आभूषण उधार लाने का निश्चय किया। इससे पहले कि रमानाथ जालपा के लिए गहने खरीदने की बात की थी, रमेश बाबू के उपदेशों से वह खाली हाथ लौट आया था। अंत में रमानाथ ने गहने उधार लाने का निश्चय कर ही लिया। वह गंगू सराफ से गहने उधार ले आया, जिन्हें पाकर जालपा की खुशी का ठिकाना न रहा। रमानाथ के गहने की बात सारे सराफ में फैल गई और एक दिन दलाल चरण दास गहने लेकर रमानाथ के घर जा पहुंचा। जालपा का गलतफहमी के कारण कि इन गहनों के रुपए तो माता जी देगी, 700 रुपए के 2 गहने उधार खरीद लिए गए। इस प्रकार झूठी आन और संकोच के कारण रमानाथ के ऊपर 1300 रुपए से भी अधिक ऋण हो गया। उधार के बोझ से रमानाथ प्रतिदिन चिंतित और परेशान रहने लगा। जालपा गहने पाते ही समाज में अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के उद्देश्य से सहेलियों में घूमने लगी और नए लोगों से मेल जोल बढ़ाना आरंभ कर दिया। सहेलियों के लिए पान, इलायची, जलपान आदि का सारा व्यय जालपा द्वारा ही किया जाने लगा। रमानाथ जालपा के साथ सिनेमा आदि देखने जाने लगा। एक पार्टी में सम्मिलित होने के एक बढ़िया साड़ी और एक घड़ी खरीद ली गई। रमानाथ और जालपा हाई कोर्ट के एक एडवोकेट के यहाँ पार्टी में गए। वहाँ जालपा का परिचय वकील साहब की पत्नी रतन से होता है। रतन को जालपा के कंगन बहुत पसंद आते हैं। वह रमानाथ को वैसा ही कंगन बनवाने के लिए 600 रुपए को गंगू सराफ की दुकान को कंगन की नई जोड़ी बनाने को कहता है। वह जोड़ी बनाने को तैयार नहीं हुआ। रमानाथ इन सारी बातों को छिपाता रहा। रतन अपने कंगनों के लिए बराबर मांग करती रही, परंतु रमानाथ उनके बनने में देर होने का बहाना करके टालता रहा। अंत में रतन को शंका हो गई और उसने कहा कि यदि कंगन नहीं बनते तो मेरे रुपए लौटा दो। रमानाथ रतन के रुपए चुकाने के लिए मित्रों से रुपए उधार मांगता है, लेकिन रुपए नहीं मिल पाते। रमेश बाबू रमानाथ को समझाते भी हैं कि मित्रों से रुपए के लेन देन का व्यवहार मनमुटाव उत्पन्न कर देता है। रुपए लौटाने के लिए रतन द्वारा दी गई मोहलत का अंतिम दिन भी आ पहुंचा, किंतु रमानाथ 600 रुपए एकत्रित न कर सका। उसी समय दफ्तर में चुंगी के हिसाब में आए हुए 800 रुपए को देखकर उसे इस समस्या के समाधान का एक उपाय सूझा। रुपए खजांची के पास जमा न कराकर वह देर तक हिसाब करने में लगा रहा और खजांची के चले जाने के बाद 800 रुपए की थैली घर ले आया। घर आकर उसने थैली जालपा को देते हुए कहा कि 800 रुपए की थैली जो कि त्यों रतन को पकड़ा दी। रमानाथ जब घूम कर लौटा तब उसे ज्ञात हुआ कि रतन को 800 रुपए की थैली दे दी गई है। वह उसे वापस लाने के लिए रतन के घर गया, लेकिन संकोचवश नहीं ला सका। अब रमानाथ बड़ी मुश्किल में फंस गया। वह सोचने लगा कि यदि कल रुपया खजाने में जमा न हुआ तो उस पर गबन का मुकदमा चलेगा और फिर उसे गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाएगा। उसने सवेरे का हार भेजकर रतन से रुपए मांगने का प्रयत्न किया, लेकिन रतन के थैली के अधिक रुपए अर्थात 200 रुपए ही भेजे। जालपा को रुपए मंगवाने का पता लग गया। रमानाथ को इतनी जल्दी ही रुपए मंगवाने के लिए कोसते हुए अपने पास 200 रुपया होने का संकेत देकर जालपा ने कहा कि मुझसे ले लिए होते। इसी बीच चरण दास का नौकर रमानाथ से आभूषण के रुपए मांगने लगा, जिसके कारण पिताजी के सामने ऋण का राज खुल गया। दफ्तर जाते समय रमानाथ को जालपा ने 200 रुपए दिए। रमानाथ के पास
₹100 अपने थे और 200 रतन के यहाँ से मंगवाए थे। इस प्रकार दफ्तर के ₹800 में से ₹500 रमानाथ ने इकट्ठे कर लिए, परंतु शेष 300 का प्रबंध न हो सका। रमानाथ दफ्तर पहुंचते ही रमेश बाबू से मिला और उससे जेब से 300 के नोट गायब होने की बात कही। रमेश बाबू ने कहा कि रुपए कल जमा करा दो वरना हथकड़ियां पड़ जाएगी। रमानाथ से ₹300 के प्रबंध के लिए रतन से मिला, पर सफलता न मिली। रतन के घर से निराश लौटते हुए उसने यह संकल्प किया कि सारी स्थिति जालपा को बताकर उससे गहने मांगकर उन्हें गिरवी रखकर रुपए जमा करा देगा। किंतु घर पहुंचते ही रमानाथ का दृढ़ संकल्प ढीला हो गया। उसने पहले की भांति रात को गहने चोरी कर लेने की सोची, पर उसके लिए उसका साहस न हुआ। प्रातःकाल उठकर वह रमेश बाबू के घर गया, वहां भी उसे सफलता न मिली। मार्ग में उसने निश्चय किया कि जालपा को एक पत्र लिखकर सारी परिस्थिति से परिचित कराएगा और उसके गहनों की मांग करेगा। घर आकर रमानाथ ने लिखा, लेकिन देने का साहस न हुआ। उधर जालपा ने कुछ रुपए निकालने के लिए रमानाथ की जेब में हाथ डाला तो वह पत्र उसके हाथ लग गया। रमानाथ ने पत्र को छीनने की कोशिश की, पर जालपा से जीत न पाया। जालपा के पत्र पढ़ने पर रमानाथ की वास्तविक स्थिति को जान गई, अतः वह तत्काल सीढ़ियों से उतरकर घर से बाहर चला गया और सीधा स्टेशन पर पहुंचकर कलकत्ता जाने वाली गाड़ी में बिना टिकट लिए बैठ गया। इधर जालपा पत्र पढ़कर सब कुछ समझ जाती है और अपने गहने बेचकर म्यूनिसिपैलिटी के रुपए जमा करा देती है। गाड़ी में रमानाथ की भेंट एक बूढ़े देवीदीन से हो जाती है। देवीदीन रमानाथ का रेल खर्च देकर उसे अपने साथ कोलकाता ले गया। वह नम्र और सहृदय व्यक्ति था। रमानाथ की असहाय अवस्था देखकर उसने उसे अपने यहाँ ठहरा लिया। कोलकाता में उसकी सब्जी की दुकान थी, जिस पर प्राय उसकी बुढ़िया पत्नी काम करती थी। रमानाथ देवीदीन के घर ही रहने लगा, परंतु पुलिस के डर से वह दिन भर कहीं न कहीं निकलता नहीं था। संध्या के समय वह एक वाचनालय में जाने लगा। एक दिन उसे अचानक रतन वाचनालय में दिखाई दी, पर वह उससे नहीं मिली। इस प्रकार 2 महीने और बीत गए। सर्दी के मौसम में सेठ करोड़ीमल की ओर से भिखमंगों को कंबल बांटे जा रहे थे। वहां पहुंचकर मुनीम ने आग्रह पर वह भी कंबल ले आया, पर इस कार्य से उसकी जन्म जन्मांतर की संचित मर्यादा आहत हो उठी। उसने यह दृढ़ निश्चय कर लिया कि वह निश्चित रूप से कल काम की खोज में निकलेगा। दूसरे दिन रमानाथ ने गबन का हाल देवीदीन पहले पुलिस से भयभीत हुआ, लेकिन यह सोचकर कि रुपये में बड़ा जोर है, उसने अपने भय पर विजय पा ली। देवीदीन ने रमानाथ को साथ लेकर घर जाने का विचार किया। रमानाथ पहले तैयार हो गया, पर बाद में मना कर दिया। उधर जालपा ने रमानाथ को ढूंढने के लिए शतरंज की एक पहेली छपवाई और उसका हल करने वाले को 50 रुपए इनाम देने की घोषणा की। एक दिन पुस्तकालय से लौटते समय रमानाथ ने कुछ युवकों को इसी शतरंज की पहेली के संबंध में बातचीत करते देखा। उसने उस पहेली की नकल कर ली और उसका हल निकालकर देवीदीन के हाथ उस अखबार के दफ्तर में भेजा जिसने वह छपी थी। रमानाथ को उस हल पर 50 रुपए मिला। इन रुपयों से उसने चाय की दुकान खोल ली। पैसा हाथ में हो तो विलास सूझता है। इस विलासी के फेर में रमानाथ को बाहर निकलने को विवश कर दिया। वह प्रारंभ से ही पुलिस के भय से छिपकर सावधानी और सतर्कता से रहता था, लेकिन एक दिन जब वह ड्रामा देखकर लौट रहा था तो पुलिस वालों ने उसे व्यर्थ ही भय के कारण अपनी नजर से ओझल होते देखा। उसके इस संदेहास्पद आचरण के कारण पुलिस वालों ने उसे गिरफ्तार कर लिया और रमानाथ के थाने में ले जाकर स्वयं ही म्यूनिसिपैलिटी के रुपए गबन करने की बात कह दी। पुलिस वालों ने टेलीफोन द्वारा इलाहाबाद पुलिस म्यूनिसिपैलिटी से बात की तो उन्हें पता चला कि रमानाथ चुंगी में मुंशी जरूर था, लेकिन उसने कोई गबन नहीं किया, कारण जालपा ने रुपए जमा करा दिए थे। पुलिस वालों ने रमानाथ को यह ज्ञात न होने दिया कि वह निर्दोष है, क्योंकि पुलिस ने उसे ऐसे समय पर पाया जबकि उसे एक मुकदमे में गवाही देने के लिए पढ़े लिखे अच्छे से आदमी की आवश्यकता पड़ रही थी। पुलिस वालों ने देशभक्त क्रांतिकारियों पर झूठा मुकदमा बना रखा था। उन्होंने रमानाथ को उसमें वादा मुआफा और गवाह बनाकर क्रांतिकारियों के विरुद्ध अपना पढ़ाया हुआ बयान देने को कहा। रमानाथ पहले तो उनकी बात मानने को तैयार नहीं हुआ, लेकिन बाद में जेल जाने के भय से तथा छूटने के मोह से पुलिस वालों की बात मानने को तैयार हो गया। देवीदीन और जग्गों ने रमानाथ को छुड़ाने का प्रयत्न भी किया,
पर रमानाथ ने स्वयं ही कहा कि उसे जेल न होगी, केवल एक मुकदमे में शहादत देनी होगी। तब देवी दीन और जग्गू वहीं छोड़कर चले गए। रमानाथ ने पुलिस का पढ़ाया हुआ बयान अदालत में दे दिया, जिसके आधार पर क्रांतिकारियों की लंबी लंबी सजाएं हो गई। रमानाथ के इस व्यवहार से देवी दीन उसे घृणा करने लगा। रमानाथ की गिरफ्तारी से पहले जालपा ने रतन की सलाह से शतरंज को एक नक्शा समाचार पत्रों में प्रकाशित करके घोषित किया कि उसे हल करने वाले को 50 रुपए का इनाम दिया जाएगा। रमानाथ ने नक्शा भरकर वह इनाम प्राप्त किया, जिससे घर वालों को मालूम हो गया कि रमानाथ कलकत्ता में है। इसी आधार पर जालपा रमानाथ की खोज में कलकत्ता आई और प्रजा मित्र समाचार पत्र, जिससे शतरंज का नक्शा छपा था, इसके दफ्तर द्वारा रमानाथ का पता लगाकर देवी दीन के घर पहुंच गई। जालपा को यह जानकर बहुत दुख हुआ कि रमानाथ एक झूठे मुकदमे में पुलिस का मुखबिर बन गया है। वह देवी दीन को साथ लेकर रमानाथ का वह बंगला देखने गई जहां पुलिस ने उसे ठहराया था। वहां पहुंचने पर उसे ज्ञात हुआ कि रमानाथ 15 दिन के लिए वह स्थान देखने गया है जहां वारदात हुई थी। रमानाथ को लौटते समय जालपा ने उसे मोटर में बैठे हुए देख लिया। उसने यह निश्चय कर लिया कि या तो रमानाथ से हाई कोर्ट में बयान बदलवा दूंगी या मैं स्वयं अदालत में जाकर सारी घटनाओं को सच सच बता दूंगी। जालपा ने उसे सारी स्थिति से परिचित कराकर उसे अपना बयान बदलने के लिए बाध्य किया। रमानाथ पहले तो तैयार नहीं, परिचित कराकर उसे अपना बयान बदलने को तैयार हो गया, किंतु पुलिस के अफसरों के धमकाने और उसे बढ़िया नौकरी दिलाने के लालच से जालपा के प्रयत्नों पर पानी फिर गया और यह पुनः क्रांतिकारियों के विरुद्ध गवाही देने को तैयार हो गया। इसी बीच रतन अपने बूढ़े पति का बीमारी का इलाज कराने के लिए कलकत्ता आई। वकील साहब मृत्युशैया पर लेटे पड़ने लगे, पर रतन को आश्वासन दिलाते रहे कि वह ठीक हो जा रहे हैं। उन्होंने रतन को एक दिन रमानाथ का पता लगाने के लिए भेजा, पर पता न लगा सकी। इसी बीच रतन के वृद्ध पति की मृत्यु हो जाती है। दाह संस्कार के लिए उनके भतीजे मणिभूषण को बुलाया गया और रतन को लेकर मणिभूषण घर पहुंचा तथा धीरे धीरे सारा बागडोर अपने हाथ में ले लिया और मणिभूषण ने बंगला और मोटर बेच दिया और रतन के लिए 15 रुपए का मकान किराए पर ले लिया। रतन को क्रोध के आवेश में बिना कुछ सामान लिए जालपा के घर की ओर चल गई। रमानाथ ने पुलिस के प्रभाव में आकर क्रांतिकारियों के विरुद्ध गवाही दे दी। जालपा भी रमानाथ का बयान सुनने आई और उसके बयान न बदलने के कारण कोर्ट से लौटते समय रमानाथ को मन ही मन कोसने लगी। मुकदमे का निर्णय हो गया और उसकी गवाही के कारण स्कूटर मास्टर दिनेश की फांसी होगी और अन्य को कारावास। उसने देवी दीन को दिनेश के घर का पता लगाने को भेजा। क्रांतिकारियों को सजा हो जाने के बाद रमानाथ के मन में अपने प्रति ग्लानि उत्पन्न हो गई। एक बार पुलिस से मिले आभूषणों को लेकर जालपा के पास आया तो जालपा ने उन्हें घृणा से ठुकरा दिया और उसे बुरी तरह फटकारा। रमानाथ देवी दीन के घर से लौट आया और वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उसे जज साहब के सामने जाकर सारी पोल खोल देनी चाहिए, लेकिन वह जज साहब के बंगले पर पहुंचकर भी लौट आया। वह जज साहब से कुछ कहने का साहस ही न जुटा सका। वस्तुतः रमानाथ पुलिस वालों के व्यवहार से उब चुका था और उसने उनके सामने बेढंगा व्यवहार किया। पुलिस वालों को यह समझते देर न लगी कि रमानाथ का यह परिवर्तित व्यवहार उसकी पत्नी जालपा के कारण है। कुछ मिजाज पुरसी करने की जरूरत होगी। रमानाथ को भयभीत कर दिया। उधर जालपा अपने पति के कार्य के पश्चात स्वरूप दिनेश की बूढ़ी माता की सेवा करने में लग गई। रमानाथ को काबू में करके पुलिस वाले निश्चित हो गए। उनका केस पक्का हो चुका था, फिर भी वह रमानाथ को हाई कोर्ट के फैसले तक छोड़ना नहीं चाहते थे। पुलिस वालों ने रमानाथ को फंसाए रखने के लिए उस पर शराब और सुंदरी का जादू डाला। बेस्या जोहरा को पुलिस वालों ने रमानाथ को चंगुल में फंसाए रखने के लिए रखा। रमानाथ बेस्या जोहरा के प्रेमालाप होने पर धीरे धीरे जालपा को भूलने का प्रयत्न करने लगा। एक दिन वह एक पुलिस अफसर के साथ मोटर में घूमने जा रहा था कि मार्ग में पानी ले जाती हुई दीन मलिन जालपा को देखा। उसका हृदय जालपा की हालत जानने के लिए तड़प उठा। वह सोचने लगा कि कहीं देवी दीन ने जालपा को निकाल तो नहीं दिया। इस रहस्य का पता लगाने के लिए उसने जोहरा की सहायता ली और जालपा का पता लगाने को कहा। जोहरा भी रमानाथ से प्रेम करने लगी, अतः वह उसकी बात को स्वीकार कर लेती है। जालपा का पता लगाकर वह 8 दिन
बाद लौटी। इस बीच रमानाथ उसकी प्रतीक्षा करते करते परेशान हो गया। जोहरा ने जालपा से अपने मिलने की घटना सुनाई और बताया कि वह फांसी लगने वाले दिनेश के घर वालों की सेवा में लगी है। जोहरा स्वयं उसके त्याग से इतनी प्रभावित हुई कि उसने भी सादा रहन सहन अपना लिया। रमानाथ भी जालपा के त्याग की कहानी से बहुत प्रभावित हुआ और दरोगा से 1 घंटे की छुट्टी लेकर जालपा देवी दीन और जग्गो से मिलने गया। उसने जालपा से वादा किया कि वह इस बार निश्चय ही सारे रहस्य का भंडाफोड़ कर देगा। लौटते समय वह जज के बंगले पर पहुंचा। रमानाथ ने इस बार साहस कर जज साहब को सारी सत्य घटनाओं से परिचित करा दिया। इस सत्य के उद्घाटन के अनंतर हाई कोर्ट में फिर मुकदमा सुना गया और रमानाथ के बयान बदलने पर सारे कैदी रिहा कर दिए गए। यह देखकर पुलिस वाले रमानाथ के पीछे पड़ गए। उन्होंने उस झूठी गवाही देने के अपराध में दंडित करने के लिए मुकदमा या लेकिन रमानाथ ने जज की सहानुभूति प्राप्त कर ली और उसे मुक्त कर दिया गया। कलकत्ता के षड्यंत्र से मुक्ति प्राप्त करके रमानाथ अपने परिवार और रतन जोहरा व देवी दीन के साथ प्रयाग के एक गांव में बस गया। ये लोग अपने परिश्रम से खेती करके आजीविका चलाकर परोपकार करने लगे। समय व्यतीत होता गया और एक दिन रतन को इस देह से मुक्ति मिल गई। जोहरा भी कुछ समय उपरांत गंगा में डूबते हुए बच्चे और स्त्री को बचाने के फलस्वरूप गंगा में डूब गई। इस प्रकार रमानाथ बीते दिनों को याद करते हुए अपना जीवन यापन करने लगा।